हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए जो डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग वेव मोशन पर हैं। और आज हम लोग ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे। जो वाइब्रेशन होता है ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीज पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देख के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। इसके पहले के जो पार्ट्स हैं या पहले के चैप्टर्स के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के बाद जाकर वो आप देख सकते हैं। और इसी चैप्टर में ये जो पढ़ा रहा हूं आज का टॉपिक, अंत में आपके लिए आएगा 3 क्वेश्चन चैलेंज। ये इस आज की ही पढ़ाई पर बेस्ड है। अगर आपने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ा तो वो 3 क्वेश्चंस आप निकाल लेंगे। और अगर नहीं निकाल पाते हैं तो किसी जिस पॉइंट पर कंफ्यूजन है वहां रिफर कर ले वीडियो को अगेन, लेकिन वो करके ही छोड़ें। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो ये रहा अपना वेव मोशन बेटा, और वे के स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए। ध्यान रखिएगा, ये 12th वालों को भी ध्यान में रख के नहीं बनाए, जेई वालों को भी ध्यान में रख के नहीं बनाए, स्पेशली आपके लिए ही है। इसलिए इसमें क्षमता बहुत है अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे या पढ़ेंगे। तो ये रहा हम लोग का पूरा चैप्टर डिवाइड करने पे पार्ट नंबर 5, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स इन ऑर्गन पाइप्स, स्टैंडिंग वेव्स इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। तो कई बच्चे कहते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर उनको नोट्स मिल जाए पीडीएफ के फॉर्म में तो अच्छा रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक करिए, ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वहां देता रहूंगा। कई बच्चों का रहता है कि मुझसे पढ़ने का, तो अरविंद एकेडमी ऐप है उनके लिए। यहां पर आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे जो नीट की जर्नी में आपको मदद करेंगे। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टोर सेक्शन में जाके चेक करें कि नीट के लिए क्या सपोर्टिव मटेरियल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए बात को एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आज की पढ़ाई पर आ जाते हैं। शुरुआत में हम उन टर्म्स का जिक्र करेंगे जो इस्तेमाल होगा इसके अंदर। कई बच्चों को टर्म्स के लेके कंफ्यूजन होता है, इसलिए बातें समझ में नहीं आती। क्या टर्म्स की बात कर रहा हूं? टोन क्या होता है, फंडामेंटल टोन क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, ओवरटोन क्या है, इन सब का इस्तेमाल होगा। तो आखिर ये क्या चीज है, इसको हम समझ लेते हैं फटाफट, फिर हम चलेंगे गहराई में या एयर कॉलम्स में। तो देखिए, टर्म्स रिलेटेड टू स्टैंडिंग वेव में फंडामेंटल टोन्स, ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स ऑफ ए साउंड सोर्स। तो पहला शब्द होता है नोट। व्हाट इज नोट? जब कोई साउंड सोर्स एक आवाज निकालता है तो उसमें मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। वो मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं बेटा साउंड को नोट। तो नोट इज द मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब साउंड केवल एक ही फ्रीक्वेंसी की निकलती है तो उसको बोलते हैं टोन। टोन का मतलब फ्रीक्वेंसी एक ही है, उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो टोन। और उसके बाद अगर वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो बोलते हैं उसको फंडामेंटल टोन। ये देखिए, तो 3 बातें यहां आई, अभी और भी बातें आएंगी। नोट्स में कई सारी फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी है तो टोन, अगर वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम वाली है तो आप बोलेंगे फंडामेंटल टोन। चलिए, ओवरटोन्स क्या होती हैं? ओवरटोन्स होती हैं जो इसके आगे के मल्टीपल्स होते हैं। तो यही बात लिखिए, दोस टोन्स विच आर हैविंग फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन फंडामेंटल टोन्स आर कॉल्ड ओवरटोन्स। फंडामेंटल टोन से जो अगली आएगी फ्रीक्वेंसी, पहली मल्टीपल, दूसरी, तीसरी, उन सबको हम क्या बोलते जाएंगे? ओवरटोन्स। अब इसके बाद हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होते हैं? तो देखिए, साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सोर्स कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो हमने देखा, विच कंटेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज विच आर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड हार्मोनिक्स। देखिए, अगर आपको जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी जिसे आप बोल रहे थे फंडामेंटल टोन, उसका अगर सेकंड मल्टीपल लेंगे आप तो उसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, पहले वाले को बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। समझ में आ रही है बात? जो फंडामेंटल टोन थी, फंडामेंटल टोन, ये क्या थी? साउंड में मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसको आप बोल देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। इसका अगर आप
सेकंड मल्टीपल ले लें तो सेकंड हार्मोनिक, मतलब दो से इसको, अगर ये न्यू है, ये एफ लिख देते हैं, लिखने में आसानी होती है, इसे मैं एफ कह दूं तो दिस इज एफ, दिस इज 2F। जब 3F लिखेंगे तो क्या करोगे, थर्ड हार्मोनिक, ये इस्तेमाल होगा, ये थर्ड हार्मोनिक से है, ये थर्ड हार्मोनिक है, तो थर्ड हार्मोनिक है। और इसमें फिर हार्मोनिक्स में डिवीजन कर देते हैं, अगर ऑड मल्टीपल चल रहे हैं 1 3 5 तो उसको बोलते हैं ऑड हार्मोनिक्स, और इवन मल्टीपल्स हैं तो इवन हार्मोनिक्स। तो ये बात आपको हार्मोनिक वाली समझ में आई। फंडामेंटल टोन का पहला मल्टीपल तो ये हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड तो सेकंड हार्मोनिक। जो पीछे ओवरटोन्स पढ़ी थी, ओवरटोन्स क्या है, टोन से ग्रेटर जो फ्रीक्वेंसीज मिलती जाएंगी उसे हम बोलेंगे ओवरटोन्स। यहां क्या हो रहा है, फंडामेंटल टोन का इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ, ये जानना जरूरी है, भाषा बहुत इस्तेमाल होगी। एक टर्म और आता है जिसे बोलते हैं ऑक्टेव। तो ऑक्टेव क्या होता है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका दुगना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो डबल है उसको ऑक्टेव बोल देते हैं। और फ्रीक्वेंसीज हायर मल्टीपल्स जो हैं उनको हायर टोन्स, और जो उससे कम वाली हैं लोअर, उसको बोलेंगे लोअर टोन्स। तो हायर टोन्स, लोअर टोन्स और ऑक्टेव, ये भी बात आप देख पाए। अब इसी पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे आपने म्यूजिकल स्केल्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपने सुना होगा या मालूम होगा कि जो हारमोनियम होता है, आपने देखा होगा जो गायक लोग होते हैं, सिंगर्स, वो हारमोनियम पर अपना रियाज करते हैं, प्रैक्टिस मतलब। और क्यों रियाज करते हैं हारमोनियम पर, क्योंकि इंडियन सिस्टम में सारे गामा जो सुर होते हैं, वो सुर आपके हारमोनियम से सारे सुर निकाले जा सकते हैं जो नोट्स होते हैं, इसीलिए इस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो हारमोनियम जब बनाया जाता है तो बनता कैसे है ये भी तो समझे, क्योंकि एक हारमोनियम तो है नहीं, वो तो हजारों हारमोनियम बनाए जा रहे हैं, लाखों बनाए जा रहे हैं, देश में बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हारमोनियम, और यही चीज हारमोनियम की जगह अगर पियानो ले लें बड़ा वाला, तो वहां भी आपको सारे गामा वाले सुर निकल जाते हैं। तो ये बनते कैसे हैं, देखिए लॉजिक क्या है साइंटिफिक। तो इनको बोलते हैं डायटोमिक स्केल। ये देखिए, ये आपका हारमोनियम वगैरह कहीं लिखा होगा, मैं देख नहीं पा रहा हूं, आप देखिएगा, ये हारमोनियम है, पियानो है, ये इसी पर बेस्ड होते हैं। तो इट इज नोन एज ए सरगम। जो सरगम, जो मुझे ज्यादा म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज होगी सारेगामा पा धानीसा ये जैसे करके होता है, तो वो इट कंटेन्स 8 नोट्स, इसके अंदर 8 नोट्स होती हैं, है ना, और विद डेफिनिट रेशियो इन देयर फ्रीक्वेंसीज। ये जो नोट्स होती हैं अलग अलग, इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी का डेफिनिट रेशियो होता है। एक नोट में अलग मिक्सचर है, रेशियो, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, इस तरीके से ये बनती हैं। तो द नोट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो नोट होता है उसको बोलते हैं की नोट, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का नोट। और एंड द हाईएस्ट जो रहता है विच इज डबल ऑफ द फर्स्ट, जो पहले का डबल रहता है, उसको बोलते हैं ऑक्टेव। तो लोएस्ट वाली का की नोट, उसके बाद का ऑक्टेव, और इसी पर ये स्केल्स बनाई जाती हैं हारमोनियम और पियानो वगैरह, जिसमें सारे क्या बोलते हैं सरगम पूरी बच सकती है। अब एक दूसरा इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेस्ड होता है टेम्पर्ड स्केल में, इसमें 13 नोट्स होती हैं। इट कंटेन्स 13 नोट्स, और रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सक्सेसिव नोट्स की जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है वो 2 की पावर 1/12 से यहां पे चलता है। तो ये कुछ जानकारी जो आपके पूछ पाछ लेते हैं, वो भी ये बातें सामने आ गई। अब म्यूजिकल इंटरवल क्या रहा, तो द रेशियो, ध्यान दीजिएगा, बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 नोट्स, जो 2 नोट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो, अगर उनके नाम भी रख दिए गए हैं, जैसे यूनिसन बोलेंगे N2/N1 की वैल्यू अगर 1 आए, ऑक्टेव बोलेंगे 2 आए, इसी तरीके से मेजर टोन, माइनर टोन, सेमी टोन, फिफ्थ टोन, ये डिफरेंट रेशियोज हैं N2/N1 के, जिससे आप समझ सकते हैं किसका नाम क्या दिया जा रहा है। हमारे लिए ये है तो सभी, लेकिन ये यूनिसन और ऑक्टेव पकड़ के रखिए। यूनिसन का मतलब N2/N1 1 है, तो यानी दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, N2/N1 सेम है। तो जब भी कहीं लिखा रहा है कि सिस्टम्स यूनिसन में है, आप समझ जाइएगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही है, N2/N1 बराबर है।
ऑक्टेव बोला जाए तो दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी दुगनी है फंडामेंटल से, ठीक है। तो ये बात पकड़िए, बाकी तो काफी कुछ इसमें लिखा है। और यूनिसन को लेके बात अगेन आपके सामने कही गई है, इफ टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू नोट्स आर इक्वल, दो फ्रीक्वेंसी दो नोट की अगर इक्वल है तो बोली जाती हैं यूनिसन में है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब इतनी बात जान के शुरू हो जाता है खेल, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम्स इन ऑर्गन पाइप्स। तो जो एयर कॉलम का जो वाइब्रेशंस है ऑर्गन पाइप्स में, वो देखते हैं। दो तरह के ऑर्गन पाइप होते हैं, यहां पे पूरी चीज बोली गई है। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को ये नहीं समझ लेना है कि दोनों तरफ से बंद। एक पाइप ले लीजिए, सिलिंड्रिकल पाइप समझ लीजिए, सिलेंडर समझ लीजिए। अगर वो दोनों साइड खुला है तो बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ये देखिए दोनों एंड पे ये बेसिकली ऐसे पाइप है, ये दोनों साइड पर खुला हुआ है। अगर ये एक साइड पर खुला है और एक साइड पे बंद है, जैसे ये देखिए यहां बंद है और ये खुला हुआ है, इसे बोलते हैं क्लोज्ड। ये वाला क्लोज्ड है, ये ओपन है। इसमें कोई ऐसा पाइप नहीं होता जो दोनों तरफ से बंद हो, फिर कैसे वाइब्रेशन कराएंगे, तो बंद हो गई एयर उसके अंदर, ठीक। तो क्लोज्ड और ओपन कहने का मतलब, ओपन का मतलब दोनों साइड ओपन, क्लोज का मतलब एक साइड ओपन एक साइड क्लोज्ड। चलिए अब यहां देखते हैं इसमें कि स्टैंडिंग वेव जो बनती है, स्टैंडिंग वेव इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो स्टैंडिंग वेव में मान लीजिए ये हमारा क्या है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया बेटा, ये एक तरफ नीचे बंद है, ऊपर खुला हुआ है। उस समय जब हम वाइब्रेशन, अच्छा इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कई लोग शीशे का ग्लास ले लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी भर देते हैं, या कटोरी ले लेते हैं, उसमें लेके ऊपर से बजाते हैं ऐसे। तो अगर आप इसमें ऐसा करेंगे, ये मान लीजिए ग्लास लिया और यहां वाटर भर दिया, और इसमें यहां पे किसी तार से या चम्मच से टुन 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 करेंगे, तो ये क्या होगा, यहां पर ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, यहां से बंद है यहां से खुला है। आप मोटे तौर पे ये भी समझ लीजिए कि जो बांसुरी नहीं होती एक, जो मुंह में लगा के, सीधे मुंह में लगा के बनाते हैं, ऐसे वाली, एक तरफ खुली एक तरफ आप फूंक रहे हैं, उसको भी आप समझ लीजिए कि वो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसमें चीजें, लेकिन आप ये समझ जाइए कि जो बांसुरी सीधे वाली होती है, ऐसे वाली, है ना, वो क्या है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो क्लोज्ड वाला एंड होता है उसको हम x बराबर 0 ट्रीट करते हैं, और जो पाइप की लंबाई है जिसे L ले रहे हैं, यहां पर बनता है एंटी नोड, यहां बनता है नोड। जहां पर भी चीजें बंद मिलेंगी वहां पर नोड बनेगा, और जहां पर स्पेस मिलेगा वाइब्रेशन करने का पूरा, वहां बनेगा एंटी नोड। तो इसके मुंह पर जहां ओपन एंड है, ये ओपन एंड आपको दिख रहा होगा, मैं फिर भी लिख देता हूं यहां पर ओपन एंड, और ये क्या है, क्लोज्ड एंड। तो क्लोज्ड एंड पर बनेगा आपका नोड और ओपन एंड पे बनेगा आपका एंटी नोड, ठीक है। तो x बराबर लेंथ अगर ले लें तो इसको हम बोलेंगे x बराबर 0, इसको बराबर बोलेंगे x बराबर l, ठीक है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आगे कैलकुलेशन को बढ़ावा देंगे। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ नोड्स। जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन नॉर्मल हम निकाली थी हम लोगों ने, उसमें एम्पलीट्यूड आपको याद होगा 2a sin kx आया था। तो अगर ये sin kx से ही हमें पोजीशन ऑफ नोड्स मिलेगी। नोड्स का मतलब जो पिछले वीडियो में आपको सिखाया है, जहां पर वाइब्रेशंस मिनिमम होते हैं, या अगर एम्पलीट्यूड सेम है स्टेशनरी वेट के तो होते ही नहीं है, ठीक। तो साइन ये इसका एम्पलीट्यूड है रिजल्टिंग वेट का। तो ये अगर आपको 0 करना है तो इसका मतलब है साइन kx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहां साइन kx बराबर 0 कर दिया, kx की वैल्यू n पाई आ गई, और k प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और अल्टीमेटली हमारे हाथ क्या लगा, x बराबर n लैम्डा अपॉन 2। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं यहां पर, अभी आप देखेंगे ये, क्योंकि पहला जो बनेगा वो इस तरह से बनता है नोड। तो इसमें n बराबर अगर आप 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 0, यानी सॉरी, ये यहां पर नोड बन रहा है। और फिर n की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर देंगे, यानी इसके बाद
इस नोड के बाद अगला नोड कहां है, तो यहां देखिए लिख रहा है 1 पुट करने पर x बराबर लेमडा बाई 2, x बराबर लेमडा बाई 2। तो ये यही तो है लेमडा बाई 2। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, लेमडा बाई 2, और ये l के बराबर थी। इसी का हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। बात पकड़ में आई होगी, क्योंकि इसके बाद जो नोड बनेगी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दो सक्सेसिव नोड के बीच का लेमडा बाई 2। ये लेमडा बाई 2 इसी लेंथ के बराबर है। आगे चर्चा की जा सकती है, लेकिन अभी हम लोग एंटी नोड ढूंढेंगे। अब इसी इक्वेशन में साइन के एक्स में के एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे +-1, तो ये मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एंटी नोड की कहानी होती है। ये थी ना एम्पलीट्यूड स्टेशनरी वेव का, तो स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए फॉर एंटी नोड्स। एंटी नोड को शॉर्ट में an लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या, यहां +-1 नहीं, मैक्सिमम के लिए साइन के एक्स का वैल्यू +-1। यही चीज इसका इस्तेमाल किया गया है। +-1 कहां मिलेगा, π/2 पे +1 मिलेगा, और इवन मल्टीपल पे आपको मिलेगा +1, ऑड मल्टीपल 3π/2 पर, 5π/2 पर यहां मिलेगा माइनस। तो वो यानी कि हमें क्या ले लेना है, ये सॉरी π/2 का सारे का सारा प्लस माइनस के चक्कर में ऑड मल्टीपल्स, क्योंकि जैसे आप π/2 ऑड मल्टीपल्स ना π/2 पे मिलेगा तो ये पहला मल्टीपल है, फिर तीसरे में चले जाएंगे तो π/2, फिर पांचवें में चले जाएंगे तो यहां सब आपको मिल रहा है 0। तो दिस इज द ऑड मल्टीपल, वही 3 5 2n-1 π/2 कर दिया। अब अगेन k की वैल्यू 2π/λ रखकर x निकाल ली, तो यहां पर हमको मिलेगा एंटी नोड्स x बराबर 2n-1 λ/4। ध्यान रखिएगा यहां λ/4 आया है, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो। जैसे 1 पुट कर दो यहां, तो क्या हाल चाल मिल रहे हैं, देखिए ये x की वैल्यू आ जाएगी 1 पुट करने पर λ/4। तो ये जो आपने बनाया था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसकी बातचीत कर रहे हैं, इसमें ये बन रही थी कहानी, एक नोड था और ये एंटी नोड था। मैं पीछे झटके में गलत लिख गया हूं लग रहा है, ये बेटा नोड है, ये एंटी नोड होता है, तो इसको अभी यहां पर हटा देते हैं। ये एंटी नोड है, और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है। ठीक, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस λ/4। तो यहां पर आप जब आते हैं कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, जो कि नोड है ये एंटी नोड है यहां पर बना, तो ये पूछ रहा ये वैल्यू क्या है, देखिए दिस वैल्यू इज λ/4 पहले के लिए, और ये l के बराबर है। इसकी चर्चा आगे बढ़ाई जा सकती है, बात समझ में आ रही होगी ना। तो ये कहानी में ये जब हम पहला नोड की बात करेंगे, ये तो 0 नोड है, तो ये फिगर ऐसे नहीं आएगा, इसको भी मैं बता देता हूं, आगे तो बताना ही है। ये फिगर ऐसे आएगा कुछ कि भाई यहां पर एक नोड था और λ/2 पर एक नोड हमें और मिल रहा है, तो यहां पर एक नोड आप यहां डालेंगे λ/2 पर, ये इस तरीके से वाइब्रेशन आप कर सकते हैं। ये नोड यहां बनेगा, ऐसे नोड, और फिर यहां तो एंटी नोड बनना ही बनना है भाई, ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा ही बनेगा। तो एक तो फिगर ये थी कि आप बनाइए यहां पर नोड और यहां एंटी नोड, तो x बराबर 0 पर नोड मिला आपको, x बराबर 0 पर नोड मिला, लेकिन अगला नोड यहां तो मिलेगा नहीं, यहां तो एंटी नोड है, तो अगला नोड ये मिल रहा है, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, इसके हिसाब से λ/2, और फिर इसकी डिस्टेंस और देख लेंगे, एक नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4 वगैरह वगैरह। अभी ये समझना होगा हमको, समझ गए हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप क्लैरिटी पकड़े होंगे। और यहां पर एंटी नोड का जिक्र है, तो पहला एंटी नोड हमें λ/4 डिस्टेंस पर मिल रहा है। 2 डालेंगे तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा कि सेकेंड एंटी नोड कैसे बनेगा, बनना उसी कॉलम में, तो और फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो इससे हम क्या सीख पाए हैं कि नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन कहां कहां बन सकती है।
क्योंकि एक कॉलम जब रहता है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि ऐसे वो वाइब्रेशन कर रहा हो एयर कॉलम, या इसके आगे के कई फ्रीक्वेंसीज पैदा कर रहा हो। तो वो देखते हैं कैसे कैसे पैदा हो सकती हैं। तो अगली बात देखते हैं क्या है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। मोड्स का मतलब पहला हार्मोनिक, दूसरा हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक या ओवरटोन्स, यहां जाने के चक्कर में हैं हम लोग। तो यहां पर ओपन एंड वाली सिचुएशन देखिए क्या थी, x बराबर L और x बराबर 0। ये एंटी नोड है और यहां पर नोड है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, एंटी नोड और नोड का λ/4। तो ये इन जनरल फॉर्मूला लिख दिया, L बराबर 2n-1 इंटू λ/4। ये हमारी एंटी नोड की पोजीशन है यहां की, ठीक। अब इसको यहां से लेमडा निकाल लिया तो 4l/2n-1 आ गया। n की वैल्यू 1 2 3 4 चलेगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v/λ, v=f λ फॉर्मूला होता है v/λ। तो हमने v रखा और इस लेमडा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू डाली तो 2n-1 v/4l आ गया। अब यहां से क्या मिलेगा, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है, पहला हार्मोनिक, दूसरा हार्मोनिक, उसके लिए n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाइए और फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट मिलती जाएंगी। जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी तो यहां लैम्डा बदलता रहेगा। तभी तो अगर v कांस्टेंट है यहां पर तो लैम्डा बदलता रहेगा, v=f λ। अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी सेम तो लैम्डा अलग अलग। यही बात हम यहां देखने वाले हैं। तो चलिए अगले वाइब्रेशंस की तरफ चलते हैं और मोड्स में पहला मोड बदल पकड़ते हैं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो आप फर्स्ट मोड का मतलब क्या रहा, यहां पर फ्रीक्वेंसी को लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, पहला हार्मोनिक मिल जाएगा, सबसे कम वाला। भाई फर्स्ट हार्मोनिक किसे बोलते थे, फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल टोन का मतलब था मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहां क्या होगी, n की वैल्यू 1 डालोगे तो होगी। तो यहां पर n की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू f कितनी मिल गई, जिसे f1 कह सकते हैं, ये आ गया v/4l। ये सारी चर्चा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की है, ऑर्गन पाइप लिख देते हैं। तो ये देखिए आपकी यहां पर यही इन्होंने बैक कैलकुलेशन किया है n बराबर 1 के लिए। 1 का मतलब क्या है, ये यहां पे लेमडा कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग समझिए। n बराबर 1 अगर इस इक्वेशन में डाल रहे हैं तो हम क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे f बराबर 1 के f के लिए। तो यहां n 1 पुट करना पड़ रहा है, इसलिए हम यहां पर n को 1 ले लेते हैं फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर 1 ले लोगे n तो इसका क्या मतलब रहा, आपका जो पोजीशन देखिए यहां बनेगा एंटी नोड वाला, ये देखिए लेमडा क्या हो गया, यहां पर यहां n की वैल्यू 1 डाल दोगे तो नीचे 1, ये 4l, तो लेमडा बराबर 4l। तो ये सिचुएशन कैसी बन रही है, ये कुछ इस तरह का वाइब्रेशन है जिसे फंडामेंटल बोलते हैं। ये आपकी वैल्यू हो गई, ये एंटी नोड, ये नोड, ये λ/4। तो L बराबर λ/4 यानी λ बराबर 4l। ये आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं हम। यहां पर आप ये समझ लीजिए कि इसमें इस समय मैक्सिमम लैम्डा मिल रहा है, बाकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो लैम्डा घटता जाएगा, जो इसके कॉन्सिक्वेंट बिहेवियर में देखोगे। सबसे बड़ा लैम्डा कौन सा है, अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट लेके चले हैं, जब हमारा ये लैम्डा की वैल्यू 4l के बराबर है। समझ में आ रहा होगा ना। ये बात ध्यान रखना कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है जहां फंडामेंटल टोन हमको मिल रही है। फंडामेंटल टोन का मतलब है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां मिलेगी, जहां हाईएस्ट वेवलेंथ होगी, यही तो। और यहां पर सिचुएशन सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए यहां नोड, यहां एंटी नोड तो हमेशा बनेगा, चाहे लैम्डा कम हो या ज्यादा हो, उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। खैर वापसी कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट मोड में आ गए, तो यहां ये फर्स्ट मोड है जिसमें f1 आ गई, जो कि वैल्यू v/4l यहां से भी निकाली थी। और इस ये फंडामेंटल टोन हो गई आपकी, कहीं लिखा होगा इसमें
फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। किसको? इस फ्रीक्वेंसी को V/4L को। दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। बात समझ गए होगे तुम। अगली बात करते हैं, जब हमें सेकंड मोड चाहिए, तो सेकंड मोड का मतलब है हमारा किस तरह का वाइब्रेशन देखिए यहां हो जाता है। अब सेकंड मोड में क्या हो सकता है लेमडा के साथ? भाई यहां पे एंटी नोड बनना ही बनना है, यहां नोड बनना ही बनना है। सिंपल वाली कहानी कर चुके। तो अब अगले एंटी नोड बने तो एक नोड बीच में आना पड़ेगा, तब तो बनेगा। तो कहीं पर आप जैसे फिगर बनी है यहां कहीं नोड बना दीजिए। तो ये देखिए ऐसे कुछ फिगर, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन ऐसे फिगर बन रही है, क्योंकि इससे कम वाला जो वाइब्रेशन था सेकंड मोड में, उसमें तो आप ऐसा बना ही चुके थे। नोड और एंटी नोड बनना ही बनना है, सबसे फंडामेंटल तो ये बन ही चुका था। इसके बाद क्योंकि नोड एंटी नोड बनना है, और नोड एंटी नोड बनने के लिए उनके बीच में अब या तो यहां पर कोई नोड ना हो या एक नोड हो, अगले में दो नोड हो, ऐसे ऐसे चलेगा। तो सेकंड मोड क्या रहा? दिस इज सेकंड मोड। उम्मीद है आप बात समझ पा रहे होंगे। नोड और एंटी नोड फिक्स्ड है। लेमडा बड़ा हुआ तो ये लेमडा एंटी नोड नोड बन गया, अगला वाइब्रेशन में एक नोड बना फिर एंटी नोड बना, ऐसा भी हो सकता है लेमडा और छोटा हो गया। तो यहां पर देखिए यहां से यहां तक की λ/4 पकड़ लें आप, इतनी दूरी होती है λ/4 नोड एंटी नोड के बीच में। इसके बीच में यहां एंटी नोड है, तो नोड एंटी नोड और नोड ये हो गई दो, तो यहां से यहां तक λ/2। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? λ/4 प्लस λ/2। तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहां पे लिखी होगी 3λ/4, 3λ/4। यहां आप ऐसे कैलकुलेट करते λ/4 λ/4 λ/4, 3λ/4। और 3λ/4 का मतलब देखिए क्या हो गया? L के बराबर, तो ये 4L/3 हो गया लेमडा, 4L/3। तो देखते हैं इसके लिए क्या फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है। ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू 4/L के लिए हमने फ्रीक्वेंसी वही वाला जो इक्वेशन था V/λ वाला, यहां पर V/λ का इस्तेमाल किया और लैम्डा की वैल्यू ये 3λ/4 डाल दी, तो ये 4V/3λ देखिए वैल्यू आ गई। उल्टा लिख गया लगता है, तो लैम्डा की वैल्यू 3λ/, लैम्डा की वैल्यू 4L/3 है, उल्टा लिख गया, लैम्डा था ही ये, तो ये हो गया 4L/3, तो 3V/4L ये वैल्यू आ गई, 3V/4L। और ये ध्यान से देखें तो इसे क्या लिख सकते हो? 3 × 4L, और ये फ्रीक्वेंसी पहले वाली थी तो ये 3F1 मिल गया, पहली फ्रीक्वेंसी का 3 गुना। तो ये है तो आपका क्या? थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक किसे बोलते थे? मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल टोन। तो ये मल्टीपल 3 है, तो दिस इज थर्ड हार्मोनिक। लेकिन ओवरटोन क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट ओवरटोन। जो फंडामेंटल टोन थी उससे ऊपर वाली जो मल्टीपल आएंगे, तो पहली ऊपर वाली क्या मिली है? फर्स्ट ओवरटोन। दिस इज फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। आपको सिखाया था ना कि हार्मोनिक किसे बोलते हैं? जो भी फंडामेंटल नोट हैं उसके जो मल्टीपल्स होते जाएंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड, फोर्थ। लेकिन ओवरटोन्स क्या होती हैं? जो फंडामेंटल टोन है उससे ज्यादा वाली जो फ्रीक्वेंसी मिलती जाएंगी वो ओवरटोन्स आप बोलते जाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। अब हम देखते हैं सेकंड मोड के बाद अगर आप थर्ड मोड की चर्चा कर लें तो देखिए वहां क्या चीज निकलती है। आइए थर्ड मोड पे आ गए हम लोग। तो थर्ड मोड में क्या हो जाएगा? ये डायग्राम का सहारा ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए सेकंड मोड में जो कहानी थी वो तो थी, अब यहां पर देखिए नोडों की संख्या 3 हो गई है। पिछले में नोडों की संख्या 2 थी, अब 2 से एक नोड और बढ़ गया, अगला तो वही होगा। तो अगला नोड आपका और बढ़ गया, या कह लीजिए
इस तरह से पिक्चर, 3 नोड बना दीजिए, पहले 2 नोड थी, पहले सिंगल नोड थी, तो 3 नोड के लिए बनना यहां एंटी नोड ही है। इस तरह से फिगर बन गया भाई, नोड, पहला नोड मिला, दूसरा नोड मिला और तीसरा एंटी नोड मिला। अब पूरी सिचुएशन गिन लीजिए, ये λ/4 होता है, ये वैसे λ/2 होता है, आपको याद होगा। अदरवाइज क्या कीजिए, λ/4 ये गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 λ/4। तो यहां लैम्डा जो है, यहां पर आप इसको 5 λ/4 बोल देंगे। अब जो लैम्डा है और उसे उसे क्या बोलेंगे, लेंथ के बराबर। बेसिकली इसको λ/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि है तो ये वेवलेंथ पहले वाले से डिफरेंट। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे लैम्डा क्या आ गई, देखिए 4l/5। अब ये फ्रीक्वेंसी जो था v = f लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी v/λ, तो v लिखा और लैम्डा की जगह डाला 4l/5। इसको लिख सकते हो 5 × v/4l। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, तो 5f1 आ गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये 5th हार्मोनिक मिला, देखिए लिखा होगा, क्योंकि ये F3 बराबर 5H1 F1 है। F1 होती है फर्स्ट हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन है। पहली ओवरटोन पीछे वाली थी, सेकंड ओवरटोन है। अब इसी तरीके से निकालोगे तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें यह दिख रहा है कि आपको ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं। पहला हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक, पांचवां हार्मोनिक, अगला निकालोगे तो सातवां हार्मोनिक, तो ऑड हार्मोनिक्स आपको मिले। तो ये F1 is to F2 is to F3 लिखोगे, 1 3 5 एंड सो ऑन। और यहां रेशियो ऑफ ओवरटोन की बात करो, पहला ओवरटोन इसके पीछे वाला था थर्ड हार्मोनिक पर, पांचवें पे सेकंड, तो उसकी रेशियो हो जाएगी 3 5 7, 3:5:7 करते हुए और भी आगे। ठीक, ये ओवरटोन्स का रेशियो है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2n-1/f1, 1 3 5 चल रहा है, तो 1 3 5 क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो 2n-1 f1। और ओवरटोन की बात करें तो 1 से 2 ज्यादा जा रहा है, तो 2n+1 × f1। ये ओवरटोन्स हो गई, पहली ओवरटोन, दूसरी ओवरटोन, तीसरी ओवरटोन। ये बात आपकी समझ में आई होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि कभी बात भाषा यूज की जाएगी ओवरटोन की, कभी हार्मोनिक की। तो हार्मोनिक तो फट से पहचान जाते हैं, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल टोन, लेकिन ओवरटोन में वो याद रखना पड़ेगा, पहला ओवरटोन, दूसरा ओवरटोन, तीसरा ओवरटोन, किसके लिए क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस पे एक आधा सवाल ले लेते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाए कि क्लोज्ड ऑर्गन, ये सारा मसला किसका था, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। अभी आप देखेंगे जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है, वहां पर जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं हार्मोनिक्स, वो 1 2 3 4 के रेशियो में मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां ऑड मिल रहे हैं। इसी वजह से जो कृष्ण वाली बांसुरी है, जो इधर से बजाई जाती है, कृष्ण भगवान जो बजाते हैं, उस बांसुरी का संगीत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सारे हार्मोनिक्स मिल रहे हैं। और ये जो खड़ी बांसुरी है जो हम लोग बजाते हैं, जो वैसी नॉर्मली नहीं बजा पाते, सीधे वाली बजाते हैं, इसका संगीत उतना शानदार नहीं हो पाता जितना कि कृष्ण भगवान वाली बांसुरी का होता है। समझ में आ रही होगी बात। अब देखते हैं इस सवाल को, आसान सवाल होते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, अभी मैं समझाता हूं। इन सवालों में अक्सर आपको वायर भी आ जाता है, कि वायर की फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व करनी पड़ती, वो भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ठीक, इसी के साथ बताना पड़ेगा, तभी ये सवाल लगेगा। तो ए 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड, एक मीटर लंबी एक ट्यूब है, एक एंड पर क्लोज्ड है, इसकी लंबाई ले लेते हैं 1 मीटर। ये क्लोज्ड है, आपको दिख ही रहा है, यहां पर ऐसे बना देते हैं, खुला है। ए स्ट्रेच्ड वायर इज प्लेस्ड नियर द ओपन एंड, यहां पर एक तार रखा है, खिंचा हुआ वायर है, दिस इज वायर। द वायर इज 0.3 मीटर लॉन्ग, ये वायर कितना है, इसकी जो लेंथ है वो 0.3 मीटर है। एंड एज ए मास, इसका जो मास है 0.01 kg है। ये क्यों दे रहे हैं फिगर, क्योंकि इससे हम इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इट इज हेल्ड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड वाइब्रेट्स, यहां पर फिक्स कर दिया गया होगा और टुन करके हिला दिया तो शुरू हो गया, वाइब्रेट करने लगा, और फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है। तो अभी इसकी कहानी क्या है, फंडामेंटल मोड जो मिनिमम
फ्रीक्वेंसी निकल सकती हैं जहां इट सेट्स द एयर कॉलम इन द ट्यूब। इससे क्या होगा, जब आप टुन से बजाओगे तो इसमें एयर वाइब्रेट होगी, वो यहां जाके लड़ेगी और वाइब्रेशन उसका भी पैदा होगा। एयर कॉलम इन द ट्यूब इनटू वाइब्रेशन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है इसका भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि ये और ये आपस में जब एक फ्रीक्वेंसी पे हो या उसके मल्टीपल, यानी एक फ्रीक्वेंसी मान लो शुरुआत की 10 है तो दूसरा वाला या तो 10 पे हो सेम, या 10 का मल्टीपल 20 पर हो, 30 पे हो, 40 पे हो, उन सारी जगहों पर आपको रेजोनेंस मिलता है। रेजोनेंस में आवाज तेज आती है, ठीक। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है सपोज, तो इसका रेजोनेंस कहां कहां मिल सकता है, इसके मल्टीपल्स पर 10, फिर 2 का मल्टीपल 20, 3 का मल्टीपल 30 और 40, 50, 60, वहां पर आवाजें तेज आएंगी। ये रेजोनेंस का मतलब है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द एयर कॉलम, ये तो सिंपल है, अभी निकाल देते हैं, तार का यहां जिक्र नहीं है। तो पहली बात करते हैं, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी निकाल रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। हमने अभी कैलकुलेशन की थी और वो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी V/4L के बराबर। V है यहां पर 330, 4 और L कितना है बेटा 1 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 82.5 हर्ट्ज। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। पहला सवाल तो हो गया, देखिए तार का कोई लफड़ा ही नहीं था। अब सेकंड वाले में तार का लफड़ा है, वो देख लेते हैं एक बार। लिखा है द टेंशन इन दी वायर। अब इसके लिए व्हाइट कलर लेते हैं। अब ये तार की कहानी पहले सिखाते हैं आपको। तार क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में था, जैसा सवाल दिया गया था, तो ये तार अगर 2 जगह बांध दिया जाए ऐसे, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहां पर भी नोड बनेगा, बंधा हुआ है, यहां भी नोड, और सबसे कहानी जो कम हो सकती है वो ऐसे बनेगी वाइब्रेशन। नोड नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। अगर इसकी लेंथ में L ले लूं तो ये दूरी कितनी है बेटा λ/2। इससे कम तो फंडामेंटल, इससे कम तो होगा नहीं, नोड ही नोड बनेगा बीच में, कोई और नोड है ही नहीं फंडामेंटल। अब यहां आप समझ पाए कि L की वैल्यू हो गई λ/2, यानी λ = 2L। बात पकड़ में आ गई आपके। अब देखिए दूसरी बात करते क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है V/λ। तो V लिखा, λ की जगह 2L लिखा आपने। V क्या होता है, इसके अंदर जो वाइब्रेशंस जाती हैं उनकी वेलोसिटी वो होती है √T/μ। तो √T/μ अपॉन 2L, L छोटा लिख देते हैं। म्यू क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी कह लीजिए, मतलब एक यूनिट मास का, एक यूनिट लेंथ का कितना मास है, मास पर यूनिट लेंथ, उसे म्यू बोलते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे भी वायर का, इस सवाल में आ गया इसलिए बता रहे हैं। मास पर यूनिट लेंथ, और टी क्या है, टेंशन इन द वायर। अब इसी का उपयोग हमको करना है। अब देखिए ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, ये ऑलरेडी 82.5 से रेजोनेंस कर रही थी, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि भाई बराबर होंगी, फंडामेंटल मिल रही हैं। तो मैं यहां पर कलर थोड़ा बदल लेता हूं, और इस F1 की जगह ये जो एक्सप्रेशन आया है √T/μ/2L वाला, ये पुट कर देता हूं। ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो T/μ/2L दिस इज इक्वल टू 82.5। क्यों इक्वल कर दिया है, क्योंकि दोनों रेजोनेंस में थे। फंडामेंटल इसका निकाला, वही इसका फंडामेंटल होगा, तभी तो रेजोनेंस हो पाया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के देखते हुए। तो अब यहां T की वैल्यू की जाए तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82.5 इंटू 2L और T/μ, और इसको कर दो आप स्क्वायर, ये रूट है ना स्क्वायर। अब T की वैल्यू क्या हो गई म्यू, अब 82.5 इंटू 2, और इसका लेंथ था जहां तक 0.3, ये देखिए 0.3 है।
म्यू भी रख देना था, खैर अभी मैं बाद में रख दूंगा। इसका स्क्वायर, कलर को चेंज कर लेते हैं। अब टी म्यू का वैल्यू क्या आ गया, देखिए मास को, म्यू की वैल्यू होती है मास अपॉन एल। इसको आप यहां कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लिया, लिख दीजिए। मास 0.01 है और 0.3 है, तो वैल्यू डाल दीजिए 0.01 और 0.3, और ये बाकी वैल्यू 82.5 इंटू 2 इंटू 0.3 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 81.675 न्यूटन। तो ये एक अच्छा सवाल है, और मैंने इसीलिए बताया कि आप इन बातों को पकड़ लें। इसकी चर्चा हम लोग वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग वाले एक अगले वीडियो में करेंगे पूरी तौर पे, लेकिन मैंने समझा पूरा आपको दिया जिससे आपके समझ में आए कि सवाल हो कैसे रहा है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल की चर्चा हम लोग करेंगे। मैं हट जाता हूं, एक अच्छा न्यूमेरिकल, ये आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं और करके आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे आप। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, बहुत ही बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन को भी पिकअप कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं और इसको भी मैं करके आपको दिखाता हूं। लिखा है, इंटरेस्टिंग है, ऐसे सवाल आते हैं आपके यहां बहुत। फॉर ए सर्टन ऑर्गन पाइप 3 सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी सेम हो या उसका दुगना तिगना चौगना चलता है, तो आर ऑब्जर्व यहां 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 रेजोनेंस मिल रहा है। 425 पर मिल रहा है, 595 पर मिल रहा है और 765 पर मिल रहा है रेस्पेक्टिवली। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड 340 है, ठीक। एक्सप्लेन वेदर द पाइप्स इज क्लोज्ड एट वन एंड और ओपन एट बोथ एंड। अभी ओपन एंड बोथ एंड की चर्चा हमने नहीं की है, लेकिन आपको फिर से बता दे रहे हैं कि जो क्लोज्ड एंड वाला पाइप होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, उसमें हमने देखा था ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। ऑड हार्मोनिक्स क्या थे, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1:3:5:7 ऐसे, और जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसके अंदर हमें मिलते हैं ऑल हार्मोनिक्स। अभी हम देखेंगे फिर भी इस सवाल को करने के लिए वो कैसे आते हैं, 1:2:3:4 एंड सो ऑन। तो इसी से हम पकड़ेंगे कि ये कौन सा पाइप है। अगर ऐसे हार्मोनिक्स दे रहा है, ऐसा रेशियो है फ्रीक्वेंसीज का, तो ये ऑड है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। और अगर ये ऐसा रेशियो दे रहा है तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है। तो जहां पर सक्सेसिव रेजोनेंस मिल रहा था उन फ्रीक्वेंसी का हम रेशियो निकालते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का और कोई मल्टीपल ही तो होंगी, वहीं तो रेजोनेंस मिलता है कि नहीं। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, मेरे ख्याल से 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किया 5 से तो ये वैल्यू आ गई 1785। तो 5 से डिवाइड करने पर आपने लिखा इसको 85, 5 एकम 5, 5 फिर एकम 5 और 5 9 45, फिर 5 एकम 5 और 2 26 25 और 3 15। ये अब देखो क्या अब भी कट रहा है, क्योंकि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में ले आएंगे तभी हम रेशियो पकड़ पाएंगे। क्या कहानी है, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, अभी ये रेशियो और कम हो सकता है, और अब ये 17 से कट रहा है। तो 17 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है 5:7:9 है, ये जो फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। और किस रेशियो को बिलोंग कर रहा है ये, 5 7 9 ऑड हार्मोनिक्स। तो ये कहानी किधर है, ये ऑड हार्मोनिक्स को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब ये भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये तो 5 रेशियो में है, इसी 425 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 वाला आ जाएगा। 1 होता है फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को समझते समझ रहे हैं ना। तो इसकी जो खैर
अभी तो हमने पहला सवाल कर लिया था जिसमें बोला था ऑर्गन पाइप पहचानो, तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हम लोगों ने पहचान लिया। दूसरा, डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सेकंड है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये तो इसका 5-7-9 का रेशियो है। ये जो पहली वाली होती है वो फंडामेंटल होती है, तो पहली कैसे पता चलेगी, ये तो 5 टाइम्स है ना, इसी फ्रीक्वेंसी को 5 से डिवाइड कर दो, तो 425 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 85। तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेटा। और अच्छा, लेंथ की बात की है तो वो भी निकाल लेते हैं। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आप जानते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में V/4L के बराबर इसकी वैल्यू होती है, और L कितना रहा, V/F1 × 4। तो V की वैल्यू दे रखी है 340, F1 है 85 और बाकी इंटू 4, सॉल्व किया तो आ गया 1 मीटर। ये 1 मीटर का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बार कर लेते हैं तो दिमाग में आ जाती है सूझबूझ की ऐसे इसको करना है, तो दिमाग पकड़ लीजिए कि ऐसे सवालों को कैसे करना होगा। आप नोट कर लें, मैं हट जाता हूं, ध्यान पूर्वक देखिए, पॉज करिए, सोचिए, लिखिए, फिर जरूरत पड़े एक बार तो देख लीजिए जिससे बात पकड़ पाइए। अब अगली चर्चा करते हैं स्टैंडिंग वेव्स जो बन रही हैं। पहले में जो स्टैंडिंग वेव थी वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की थी, अब ओपन ऑर्गन पाइप का चर्चा शुरू हो जाता है। ओपन ऑर्गन पाइप में आप जानते हैं स्टैंडिंग वेव्स कैसी होंगी, दोनों तरफ एंटी नोड बनेगा क्योंकि इसको ऑक्सीलेट करने का पूरा पूरा चांस है। 2 एंटी नोड बन रहे हैं तो उसके बीच में कम से कम एक नोड तो होना ही चाहिए, कम से कम, क्योंकि 2 सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में एक नोड प्रेजेंट रहता है। तो ये कहानी बन गई, ये फंडामेंटल वाली कहानी हो गई। अब इसी पाइप को x बराबर 0, इसको x बराबर L अगर लेंथ है तो इसको x बराबर L कह देंगे आप, बन गई फोटो। यहां पर जो इक्वेशन बनती है वो पहले वाले से अलग होती है, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आती है, एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड। पहले वाले में साइन के फंक्शन था ये। तो अब यहां पर जो इक्वेशन बनती है इसका एम्पलीट्यूड देखते हैं कहां कहां पर नोड और एंटी नोड मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एंटी नोड्स कहां कहां मिल रहे हैं। तो एंटी नोड में ये जो हमारा फंक्शन था cos kx, इसमें जो एम्पलीट्यूड का हिस्सा था उसको होना चाहिए +-1, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए। तो kx की वैल्यू हो गई n पाई के बराबर, इसी से n की वैल्यू 0 1 2 3 4, k को 2 पाई अपॉन लैम्डा रख दिया, सॉल्व किया, ये आपका x आ गया है। यानी कहां कहां आपको एंटी नोड्स मिलेंगी, इन ओपन ऑर्गन पाइप, याद रखना ऑर्गन पाइप। वैसे मैंने कृष्ण भगवान वाला आपको आइडिया दे दिया, उससे याद रहेगा। तो x बराबर n लैम्डा अपॉन 2, ये इसकी पोजीशंस हो गई कहां कहां एंटी नोड मिलना है। तो अगर x बराबर जैसे l हो जाए, कैसे हो जाए x बराबर l, अभी हमने फोटो आपको दिखाई थी कि फर्दर एट x बराबर l, वो जो पाइप बना था दोनों तरफ खुला वाला, ये आपका यहां पर देखें तो अगर x बराबर l है तो एन एंटी नोड इज फॉर्म्ड, यहां पे बनेगा एंटी नोड। उस दशा में l बराबर n लैम्डा बाई 2, ये जनरल बात कर रहा है, n लेके चल रहा है, l में ही हमें इसी के अंदर वेवलेंथ बननी, वाइब्रेशन हो रहा है। तो n की वैल्यू n लैम्डा अपॉन 2 रख दी, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 2l अपॉन n। अब यहां पर n अगर जब 1 पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा 2l के बराबर, और n बराबर आप 2 पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा 2/3 l के बराबर। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर एंटी नोड बनेगा तो बीच में नोड आ जाएगा, तो ये इस तरह से फोटो बनाएंगे। इसकी डायग्राम सही नहीं है, ये गलत बना दिया, यहां से बनना चाहिए था, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये यहां पर ये एंटी नोड है तो यहां से ये डायग्राम ऐसे करके ये जाएगा। हम जानते हैं ये नोड है, एक एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 4, टोटल कितना हो गया लैम्डा बाई 2।
तो जो पहली वाली कहानी है वो λ/2/L यानी λ बराबर 2L से मैच करेगी, जो यहाँ λ बराबर 2L से मैच कर रही है। इसके बाद फर्दर हम बनाते जाएंगे, अगली λ कैसे बन सकती है, ये बीच में एक नोड है, बीच में 2 नोड डाल देंगे, 3 नोड डाल देंगे। खैर एनीवे, तो ये पोजीशन ऑफ एंटी नोड निकल आया। अब इसके बाद देखते हैं अगली कहानी की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें एक स्लाइड लगता है, खैर एंटी नोड ही निकाल के काम चल जाएगा। इसमें नोड निकालना चाहे तो नोड भी निकाल सकते हैं, लेकिन नोड यहां कहानी बनी नहीं है, इसी से मामला सेट हो जाता है। ये पोजीशन ऑफ एंटी नोड आ गई, क्योंकि दोनों जगह तो एंटी नोड ही बनना है बेसिकली। तो आगे चलते हैं, देखिए अब यहां पर आगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या बन गई, एफ बराबर वी लेमडा, एफ बराबर एनवी अपॉन 2L। एनवी अपॉन 2L समझ गए ना, क्योंकि पीछे हमने लेमडा निकाला है, ये 2L अपॉन एन, इसी लेमडा की वैल्यू 2L अपॉन एन रख दिया, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब पहली वाइब्रेशन के लिए, फर्स्ट मोड के लिए n बराबर 1, n बराबर 1 का मतलब हो गया v अपॉन 2L, जो कि यहां निकल आएगा, इस तरह निकाल लो। या फर्स्ट मोड के लिए, ये फर्स्ट मोड है, एंटी नोड पक्का है, बीच में एक नोड सबसे कम वाला, तो फर्स्ट मोड ये तो इससे कम कुछ हो नहीं सकता है। तो इसमें आपको दिखाया था कि ये टोटल दूरी कितनी हो गई, एंटी नोड और इस एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, तो λ1/2 इज इक्वल टू लेंथ, तो λ1 बराबर 2L। अब हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी, तो f इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा, ये लेमडा की वैल्यू जो λ1 है इसको 2L रख दो, तो v अपॉन 2L आ गया। ये पहली फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक कहानी बन गई, v अपॉन 2L। देखिए, तो दिस इज फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। अब इसी का हम देखेंगे सेकंड मोड, तो सेकंड मोड में बीच में एक नोड था, 2 नोड आ जाएगा। भाई सेकंड मोड की पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड मोड की पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर देखिए ये अब 2 नोड आ गया है, यहां तो एंटी नोड बनना ही बनना था। अब यहां पर आप गिन लीजिए, ये λ/4, λ/2, 3, 4 ऐसे गिन लें, या पूरी चीज कई बच्चे गिनते हैं वो भी गिन सकते हैं, हम इसलिए नहीं बता रहे कि कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो टुकड़ों में समझ लीजिए। भाई λ/4 इतना है, λ/4 2 λ/4 3 और ये 4, तो 4 λ/4, तो 4 λ/4, 4 लिख दिया, क्या लिख दिया, λ/4 4 हिस्से में है, तो दिस इज इक्वल टू λ/2। यही हमारा λ2 किसके बराबर है, लेंथ के बराबर हो गया। अब आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख रहे थे v अपॉन λ2, v रखा और λ2 L के बराबर है, तो v अपॉन L। अभी v अपॉन L को हम क्या लिख सकते हैं, 2v अपॉन 2L, इसलिए कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी से हम इसको कंपेयर कर सकें। अब इसको आप लिखेंगे तो 2f1 आ जाएगा, पहली वाली v अपॉन 2L थी ना, इस तरह लिख पाए, इसलिए हमने v/L को 2/2 कर दिया, तो ये दुगनी आ गई। क्या मतलब है, सेकंड हार्मोनिक है, ये देखिए सेकंड हार्मोनिक हो गया और पहला ओवरटोन हो गया, फंडामेंटल से ऊपर वाला ओवरटोन। अब तीसरा चाहो तो तीसरा निकाल दो, वरना जरूरत नहीं, इसी तरीके से चलेगी। खैर निकाल लेते हैं थर्ड भी। अब थर्ड मोड की बात कर लीजिए, नोड पहले 1 था, 2 हुआ, 3 हो गए, ये देखिए 3 नोड हो गए। अब ये दूरी λ/2 है, तो λ/4 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन लें, या आप अब जैसे भी गिन पाइए, आप ऐसे गिन के 1 लैम्डा 2 लैम्डा ऐसे भी गिन सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिखा था, 1 2, ये तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लैम्डा 3/4, एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4, 6 टुकड़े मिले, 6 लैम्डा 3/4, इसकी वैल्यू हो गई 3 लैम्डा 3/2। अब यही हमारी लेंथ के बराबर है, तो λ3 की वैल्यू क्या हो गई, यहां से 2L/3 वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए 2L/3, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3v/f की वैल्यू होती है v/λ3, तो v लिखा और λ3 वहां से निकाला है 2L/3, यानी 3v/2L।
तो ये वैल्यू होगी 3 इंटू F1, तो ये थर्ड हार्मोनिक आ गया, यानी सेकेंड ओवरटोन। तो यहां पहला हार्मोनिक भी मिला, दूसरा हार्मोनिक भी मिला और बेटा तीसरा हार्मोनिक भी मिला। तो यहां इनका रेशियो निकाल लें इन जनरल एफ फ्रीक्वेंसीज का, तो Fn इज इक्वल टू NF1 आ जाता है। यानी अब हम बात करें रेशियो ऑफ हार्मोनिक्स, ऑल हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, यहां देखिए ऑल लिखा है ना, 1 2 3 4, तो रेशियो ऑफ हार्मोनिक्स क्या रह गए, 1 2 3 4 का रेशियो, पहला हार्मोनिक भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। और रेशियो ऑफ ओवरटोन क्या है, एक छोड़ के दूसरे से ओवरटोन है, 2:3:4:5। ओवरटोन की बात देख रहे हैं, इससे एक ज्यादा थी, तो ये n+1 F1 इक्वल टू F1 हो गई। ये ओवरटोन्स निकालनी है तो इस तरीके से निकाल लेंगे आप, बात पकड़ में आ रही होगी। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें पकड़ते हैं जो थोड़ा दिमाग को टाइट कर देती हैं, लेकिन सवाल बन जाते हैं इस पे। देखिए लिखा है इफ फॉर एन ऑर्गन पाइप वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव रिमेन्स कांस्टेंट, अगर ऑर्गन पाइप में v को हम कांस्टेंट कर दें तो v कांस्टेंट हो जाएगा विद डिक्रीज इन लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम। वेवलेंथ हमारी लेंथ के प्रोपोर्शनल होती, जितनी बड़ी लेंथ होती है उतना बड़ा लेमडा मिल जाता है हमको, तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू L। विल डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी और पिच विल इंक्रीज। देखिए अब क्या हुआ कि अगर हम इसके लेंथ को घटा रहे हैं, लेंथ को, इफ वी आर डिक्रीजिंग द लेंथ और v को कांस्टेंट रखा है, तो v इज इक्वल टू होता है f लेमडा। ये कांस्टेंट है, लेमडा गिर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये आपका ये जो कॉलम है ऊपर का ये कम होता जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। आप बाल्टी या बकेट में पानी भरते होंगे नहाते के वक्त, अगर बाल्टी के पानी से नहाते हैं तो नल खोलते हैं तो उस समय कॉलम लेंथ ज्यादा होती है, तो उसका जो पिच होता है वो कम होता है, क्योंकि लेमडा ज्यादा है। लेमडा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और जैसे जैसे पानी भरता जाता है बकेट में, आवाज उसकी बदलती है। आप सुन के पहचान जाते हैं कि मेरी बाल्टी भरने वाली है या भर गई है। क्यों? क्योंकि पिच उसकी बढ़ती चली जाती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। लेमडा कम हो गई और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। तो फ्रीक्वेंसी जब कम, पानी ज्यादा भर चुका होता है, कम कॉलम बचा होता है खाली, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती, पिच हाई हो जाती है। उससे आप पहचान भी जाते हैं सुन को कि मेरी बाल्टी भर गई है, नहाना चाहिए, नहीं मम्मी दौड़ा लेंगी कि बाल्टी का पानी बह रहा है। तो ये बात आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, बात आप समझ में आई होगी। इसी तरीके से कई बातें घुमा घुमा के जो हमें ध्यानपूर्वक पकड़ लेनी चाहिए। अब देखिए फॉर एन ऑर्गन पाइप अगर F को कांस्टेंट कर दें, फॉर्मूला इसको ध्यान रखो, F कांस्टेंट है तो आप जानते हैं लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू L, और फिर लेमडा क्योंकि L के प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा, या वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, समझ में आई होगी बात। तो यही बात लिख रहे हैं कि वेलोसिटी लेमडा के प्रोपोर्शनल है और लेमडा आपकी L के प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी लेमडा के प्रोपोर्शनल हो गई। अगर ये रेशियो V अपॉन लेमडा, देखिए ये क्या हुआ, V अपॉन लेमडा कह दो, ये रेशियो हम बराबर बना पाए, जो कि फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। कांस्टेंट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप विल रिमेन अनचेंज इफ द रेशियो ऑफ स्पीड एंड लेमडा रिमेन्स कांस्टेंट। v बाई लेमडा अगर कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी भाई साहब बराबर बनी रहेगी, बढ़िया हो गया। फॉर ए गिवन ऑर्गन पाइप अगर लेंथ कांस्टेंट है, अब ये लेंथ जो है उसको वो जिसमें बाल्टी को फिक्स कर दिया, बाल्टी तो एक ही है अपने पास, सो लेमडा विल आल्सो बी कांस्टेंट, क्योंकि लेमडा और L प्रोपोर्शनल है, लेंथ फिक्स्ड है तो लेमडा कांस्टेंट हो गई, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के हिसाब से वेरी करेगी, क्योंकि v इक्वल टू F लेमडा। यहां ये मत समझ जाना और ओवरटोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेमडा बात कर रहे हैं इन एग्रीगेट, है ना, उसी एक जो फंडामेंटल टोन है उसका क्या लेमडा जाएगा, उसी हिसाब से बाकी हार्मोनिक्स बन जाते हैं। और विथ राइज इन टेम्परेचर हमारा वेलोसिटी जाता है बढ़, साउंड कह लीजिए, सो पिच और फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, हमारी पिच या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि लेंथ ऑफ द कॉलम इज सेम, तो लेमडा तो वही आएगा। अब आपने वेलोसिटी बढ़ा दी है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ना होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू F लेमडा होता है।
लेमडा फिक्स है, लेंथ के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो ये सब घुमा के पूछ लेंगे और कई बच्चे गलत कर देंगे। विच चेंज इन गैस इन द पाइप, पाइप अगर गैस में चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उस हिसाब से वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी या फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो वी विल इंक्रीज सो द पिच विल डिक्रीज, इंक्रीज तो पिच इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लेंथ वही है बकेट की, और आपने मॉइस्चर कर दिया, वेलोसिटी बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। यह थोड़ा झंझटिया मामला है, यहाँ ध्यानपूर्वक नोट्स बना के ध्यान करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी एक भी सवाल पिकअप हो सकता है और कॉन्सेप्चुअल सवाल नॉर्मली आ जाएगा, तो वो झट से हो जाता है अगर आपको मालूम है तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखकर आप याद कर लें। चलिए कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, फिर आगे की चर्चा जारी रखेंगे। लिखा है दिस थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे जो थर्ड ओवरटोन होता है वो कौन सा हार्मोनिक होता है बेटा? थर्ड ओवरटोन सातवां हार्मोनिक। 1 3 5 7 मिलते हैं, याद है ना आपको? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करें तो उसमें हार्मोनिक्स थे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो ये थर्ड, ये पहली ओवरटोन, ये दूसरी ओवरटोन और ये तीसरी ओवरटोन, तो सेवेंथ हार्मोनिक है बेसिकली इसकी कहानी। ऑर्गन पाइप इज यूनिसन विथ फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के फोर्थ हार्मोनिक के बराबर। तो ओपन, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, तो ये रहा F7 जो मैंने समझाया कैसे आया क्लोज्ड वाला, ये बराबर कितने के है? F4 हार्मोनिक के, जो कि ओपन पाइप के। यूनिसन मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर, जो हम समझा चुके हैं। अब यहां पर वैल्यू लिख देते हैं 7, यहां रहता है V अपॉन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाली कहानी, और यहां रहता है 4 V अपॉन 2 ओपन ऑर्गन पाइप वाला कहानी। और रेशियो पूछा था लेंथ ऑफ पाइप्स। अब यहां से देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी काट दीजिए और LC अपॉन L0, L उधर पहुंचा दो, L0 यहां रहने दो, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा तो 8, 7/8, ये आंसर आ गया। इस तरह के सवाल आपके आ जाएंगे। अच्छा सवाल है और आपके नीट में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको आप नोट करिए, अगले सवाल को चर्चा में लेते हैं। तो ये आप बेटा पूरी उम्मीद है कि नोट कर पाए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अगले न्यूमेरिकल पे आ गए। एन ऑर्गन पाइप हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है 300 हर्ट्ज है। आप जानते हैं कि F1 की वैल्यू होती थी V अपॉन 2, और ओपन ऑर्गन पाइप यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो कि 300 हर्ट्ज दिया है यहां पर। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ओवरटोन, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होता है? फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, 5 हार्मोनिक, ये फर्स्ट ओवरटोन है। तो यानी थर्ड की कहानी है। थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। इसका पहला ओवरटोन क्या होगा? दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, पहला ओवरटोन हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन ये किसका है? ओपन ऑर्गन पाइप का। तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकंड हार्मोनिक, इतना समझना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये सेकंड हार्मोनिक जो है 2F1 ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू, क्या बोला है इसने? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड, थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। F3 की बात कर दें, नहीं 2F1 तो लिख ही दिया है, तो ये फ्रीक्वेंसी F1 ही ले लो यहां, ये 3 आ गई, और जैसे दैट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये यहां पर रिलेशनशिप है। हाउ लॉन्ग इज ईच पाइप, पाइप की लंबाई बतानी है। तो पहली बात तो यहां से तो सीधे लंबाई निकल आएगी, V अपॉन 2L0 बराबर 300 हर्ट्ज। तो L0 बराबर V अपॉन 2 इंटू 300, V कितना है? 330 अपॉन 2 इंटू 300,
इसको सॉल्व करो जाए 0.55 मीटर या 55 सेंटीमीटर। ये आ गया कौन सा पाइप? ओपन पाइप। अब यहां पर आ जाओ तो आप क्या लिख सकते हो? 2 ओपन पाइप की चर्चा यानी V/2L0 क्लोज्ड पाइप V/4LC। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब यहां से V काट दो और हमें निकालना कौन सा है? अब LC निकालना है ना, ओपन तो निकल चुका, LC इधर ले लो। तो ये रहा 3/4 इंटू 2L0, ये 2 से 2 काट दो तो केवल L0। 3/4 L0 यानी 55 सेंटीमीटर या मीटर में ले लो। तो 3/4 इंटू 0.55 विच इज 0.4125 मीटर या 41.25 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। तो ये यहां पर जो ओवरटोन हार्मोनिक की बात लिखी जाती है, सवालों में कंफ्यूज करने के लिए हार्मोनिक ना यूज करके किसी का हार्मोनिक किसी का ओवरटोन यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि सेकंड ओवरटोन का मतलब कौन सा हार्मोनिक है तो झट से लिख लेंगे आप, वो पता होना ही होगा। तो आप समझ पाए हैं, आप मैंने आपको समझा भी दिया और इस तरीके से पकड़ के रखिए, इसको नोट कीजिए। अगले एक और सवाल न्यूमेरिकल लेते हैं और बढ़िया न्यूमेरिकल, फिर आगे की चर्चा जारी रखेंगे। तो ये आप नोट कर पाए होंगे। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अगले कदम पर। तो यहां पर ये देखिए फिर एक वायर आ गया है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ये एक वायर है और इस वायर में आप देख रहे हैं नोड नोड नोड। तो ये नोड नोड, दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। तो दिस इज एक्चुअली लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। अभी देखेंगे क्या करना है, लेकिन जो बात समझ में आ रही है, इसका मास दिया है 5 ग्राम। ऑक्सिलेट्स इन इट्स सेकंड हार्मोनिक। ये सेकंड हार्मोनिक है भाई, नोड नोड से। ये फर्स्ट हार्मोनिक होता अगर तो ये नोड है और बंधा है ना, ये भी नोड ये भी नोड, तो नोड नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती? इस तरह से। दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। लेकिन ये सेकंड है तो बीच में एक और आ गया है। इंसर्ट्स द एयर कॉलम इन ट्यूब इनटू वाइब्रेशन इन इज फंडामेंटल मोड। ये वाइब्रेशन इसका क्या है? फंडामेंटल मोड में। फंडामेंटल मोड, ये फंडामेंटल मोड है। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, एक तरफ बंद है। एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ साउंड 340 है, फाइंड द टेंशन इन द वायर। तो देखिए इस वायर में जो सेकंड हार्मोनिक कर रहा है, आपको जैसे मैंने बताया था कि V फॉर वायर, V इज इक्वल टू F लैम्डा, F बराबर V/λ। V लिखा, लैम्डा कितना आ चुका है यहां पर? 50 सेंटीमीटर। उसको मीटर में लिख देते हैं 0.5। V को आप जानते हैं टेंशन अपॉन म्यू, तो ये वैल्यू हो गई टेंशन अपॉन म्यू अपॉन 0.5। तो बेटा यहां पर ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, √T अपॉन म्यू 0.5। और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए क्या, F2 ये 1/0.5 आ गया और ये रहा आपका √T/μ। तो म्यू जरा निकाल लेते हैं। म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। तो मास कितना है? 5 ग्राम यानी किलोग्राम में 5 × 10⁻³ और लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर यानी 0.5। अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 50 कर सकता हूं तो बचेगा 10। ये 10⁻² आता हुआ दिख रहा है यहां। ठीक है, अब यहां पर आगे की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इस वैल्यू को यहां लेते हैं और F2 का देखिए मतलब क्या हो गया? ये 1/0.5 है तो ये 2 हो जाएगा, 1/आधा यानी 2। तो दिस वैल्यू इज बिकम 2। √ टेंशन निकालनी है तो टेंशन T लिख दिया और म्यू की वैल्यू आपने निकाली है 10⁻²। तो F2 कितना हो गया? 2√100T यानी F2 कितना? 10 का स्क्वायर है तो 20√T। ये रिलेशनशिप हमारे हाथ में आ गई। F2 मतलब कितना है? 200√T। अब क्या रहा है ये?
सेकेंड हार्मोनिक इज सच द एयर कॉलम इन द ट्यूब विद वाइब्रेशन, ये फंडामेंटल मोड जो है उससे ये वाइब्रेट करा रहा है। तो इसका फंडामेंटल मोड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फंडामेंटल मोड होता है इसका V/4L। तो यहां पर बात की जाए, वेलोसिटी 340 दे रखी है, 4 और लेंथ ऑफ द कॉलम दी है कि नहीं दी है, लेंथ ऑफ द कॉलम शायद फिगर में भी कहीं बना हुआ दिख नहीं रहा है। तो consider situation second one sets the air column in the tube into vibration in fundamental mode assuming that the speed of sound इतना, find the tension in the wire। तो हमारे पास लेंथ अभी नहीं है, लेंथ होती तो इसी को इसके बराबर कर देते, टी निकल आता। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये जो L की वैल्यू है वो 1 ली गई है, ली क्या गई है, गिवन होनी चाहिए। तो L हमारा 1 मीटर में लेके चल रहा हूं, अदरवाइज ये L हमें मानना पड़ जाएगा। 1 मीटर का मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है कॉलम की, यहां पर ऐसे 1 मीटर लिखा होना चाहिए था, जो कि डायग्राम में नहीं लिखा है। तो खैर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 340/4 × 1 विच इज 85 आएगा। तो अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को बराबर रखना है, तो 20√2, क्योंकि दोनों उसी ने उसको वाइब्रेट किया है और वो फंडामेंटल टोन में वाइब्रेट हो रही है, 20√2 85। और यहां से आप टेंशन निकाल लीजिए, तो टेंशन आपको मिलेगा 85/20, यानी इसका आधा डेसिमल करते हुए 2.42 का स्क्वायर विच इज 18.06 न्यूटन, ये आंसर रहेगा। ये जो फिगर छूटी थी इसको आप मेंशन कर लेना, L बराबर 1 मीटर। तो इसको नोट कर लीजिए। अब फिर अगली बात हम लोग देखते हैं जो कि एंड करेक्शन का है। तो एंड करेक्शन क्या होता है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब वाइब्रेशंस होते हैं एयर कॉलम के, तो जो एंटी नोड हम ये मान के चल रहे थे कि एकदम इसके जहां खुला सिरा है वही बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाइब्रेशन में जो एयर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं ड्यू टू मोमेंटम थोड़ा आगे चले जाते हैं मोमेंटम की वजह से। तो यहां पर इनका एंटी नोड यहां बन जाता है, यहां उम्मीद कर रहे हैं यहां बन जाता है, इतनी डिस्टेंस देखिए एक्स्ट्रा आ गई, विच इज नोन एज ई। इसी को हम बोलते हैं एंड करेक्शन, क्योंकि जो हम लोग ले रहे थे कि भाई ये L डिस्टेंस λ/4, L डिस्टेंस जो है वो ये λ/4 के बराबर है, तो ये L ना बराबर होके L + E λ/4 के बराबर होगा, है ना। और अगर ये एक दोनों जगह ओपन है तो E देखिए यहां भी बढ़ गया इस एंड पर, और E आपका इस एंड पे भी बढ़ गया। तो क्लोज्ड के लिए आपका जो लेंथ था वो L + E हो जाता है λ/4 में, या जो भी लेंथ आप लेंगे, लेंथ को रिप्लेस कर देंगे L + E से, और यहां लेंथ रिप्लेस हो जाती है L + 2E से। जो भी वैल्यू बना रहे हैं, ये λ/4, ये लैम्डा है अगर, तो ये आपका हिसाब बनता है, मतलब इसको छोड़ते हुए लेंथ ये रिप्लेस हो जाएगी। L की लेंथ जहां थी वहां L + E क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, ओपन में L + 2E। तो ये डिनोटेड बाई ई, सारी बात मैंने बता दी। अब यही देखिए लिखा क्लोज पाइप में L + E हो जाएगा, और दोनों साइड में ओपन है तो L + 2E हो जाएगा। ये एंड करेक्शन है। कुछ बातें और, जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू थी वहां पर F1 की वैल्यू V/4 L + E हो जाएगी, और इसी तरीके से जो ओपन ऑर्गन पाइप है वहां पर F1 की वैल्यू V/2 L + 2E हो जाएगी। अब थोड़ी सी बातें और, कि जो एंड करेक्शन होता है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए वो E होता है 0.6 R फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और एंड करेक्शन जो हो जाता है वो 1.2 R हो जाता है, जो कि ओपन ऑर्गन पाइप का रहता है। तो इस रिलेशन को भी जगह जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसी का डबल है देखिए ओपन में। ये 0.6 R, जो R है उसी का उतना आगे खिसक जाता है, वो 0.6 R वाली रिलेशन याद रखनी होगी। और इसमें ओपन में E की वैल्यू 1.2 R के बराबर रहता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब एक सवाल लेते हैं जिससे बात समझ में आए। ये सवाल देखिए देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन करेंगे तो समझ में आएगा और इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं करवाता हूं, दिक्कत बिल्कुल नहीं, मैं आसानी समझाऊंगा।
इन ए रेजोनेंस, पहला पार्ट कर रहे हैं अभी, इन ए रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंटल, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, साउंड इन एयर निकालना चाहते हैं रेजोनेंस करा के। तो ए पाइप ऑफ डायमीटर 5, देखिए डायमीटर देने का मतलब ही क्या है, ये चक्कर है, एंड करेक्शन यूज कराना चाहते हैं। is used, the air column in pipe resonates with a tuning fork of frequency 480 Hz. When minimum length of the air column is 16 सेंटीमीटर, एयर कॉलम मिनिमम 16 है, मतलब फोटो कुछ ऐसी है। ये देखिए एयर कॉलम बना दीजिए, एयर कॉलम पानी भर लीजिए, मतलब इसमें पानी भर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये देखिए पानी भरा और एंड करेक्शन होते हुए जो मिनिमम लेंथ बनी वो कुछ ऐसे बनी होगी। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और यहां एंटी नोड बनेगा, ये नोड हो गया और यहां कहीं ट्यूनिंग फॉर्क के साथ आप रेजोनेंस करा रहे थे इसका, और ये लेंथ देखिए हो गई इसकी L और ये हो गई एंड करेक्शन वाली E, ठीक। 16 मीटर लेंथ ऑफ एयर कॉलम 16 है, ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितनी है 16 है, अभी बात करेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ एयर निकालनी है। डायमीटर 5 है, लेके चलते हैं। यहां पर ये डिस्टेंस कितनी हो गई λ/4। अब λ/4 को L प्लस E के बराबर कर दोगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है L प्लस E, तो L कितना रहा, L और E कितना है 0.6 R। डायमीटर की भाषा में लिख दो तो λ/4 प्लस इज इक्वल टू L प्लस रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, तो 0.3 डायमीटर लिख दो। अब लेमडा की वैल्यू क्या हो गई 4L प्लस 0.3 इंटू डायमीटर, वैल्यू रख दो 4 रखा, लेंथ दे रखा 16 सेंटीमीटर की लेंथ है, 0.3 और डायमीटर 5 है जहां तक। तो यहां से देखिए लेमडा कितनी निकली, ये सेंटीमीटर में ही निकल आएगी। लेमडा इज इक्वल टू सॉल्व करोगे आएगी 70 सेंटीमीटर, 0.7 मीटर। हम जानते हैं V इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो F हो गया 480 हर्ट्ज के साथ ये कहानी कर रहा था रेजोनेंस मिनिमम, तो ये 480 हर्ट्ज हो गया इंटू 0.7, यानी वेलोसिटी मिल गई 336 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आंसर हो गया। तो सवाल बड़ा था समझने के लिए, लेकिन आप आसानी से ये पहला सब, ये तो A यहां लिखा हुआ है लेकिन इसको मैं B कर देता हूं, ऊपर वाला A है, तो A पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। तो B वाला भी करते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। इसको ठीक है, इसको ऊपर खिसका लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर करके आपको दिखाता हूं। अब बोला ए ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर एंड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन पाइप है दोनों, तो ओपन पाइप बना लेते हैं ऐसे। इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इज फाउंड टू बी 320 हर्ट्ज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंटी नोड बनना है तो बीच में एक नोड आएगा ही आएगा। ये कुछ कहानी ऐसी है एंड करेक्शन के साथ, क्योंकि डायमीटर दिए हुए हैं, कराना यही चाह रहे हैं, ऐसे बना दिया। अब आप जानते हैं कि ये हो जाएगा E, ये भी हो जाएगा E, और ये बीच का डिस्टेंस इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, आगे देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये लेमडा के फॉर्म में लिखो तो ऊपर वाला λ/4 और इसी तरह नीचे वाला भी λ/4, दोनों तो जोड़ोगे तो λ/2 आ जाएगा। आगे देखते हैं। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज नाउ क्लोज्ड। अच्छा, आप सेकंड पहले खुला है फिर बंद भी किया है, चलो कर लेंगे। कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस फॉर द ट्यूब। इसके लिए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, λ/2 की वैल्यू हो गई L प्लस 2E के बराबर, एंड करेक्शन 2E लगा दिया, L हो गया 2L प्लस 2E, और V इज इक्वल टू क्या होता है F लेमडा। तो F क्या निकालोगे, लेमडा निकालना है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट वाली दे रखी है, तो लेमडा की वैल्यू V अपॉन F,
v हो गया 320 मीटर। f कितना है? f है आपका 320 हर्ट्ज के साथ रेजोनेट कर रहा था, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या मिल गया है? लेमडा। तो लेमडा से यहां कैलकुलेशन करके डायमीटर निकाल सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं दिखाता हूं कैसे डायमीटर आप निकालेंगे। अब इस लेमडा को मैं इसमें पुट कर रहा हूं और वैल्यू क्या निकाल देंगे? इधर लिखेंगे 100 टू लेंथ इसकी कितनी है? 48 सेंटीमीटर। जहां तक ये 48 सेंटीमीटर, तो लेंथ की वैल्यू रख दी आपने 48 प्लस 2, और ई कितना रहता है इसमें वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2e ही लिख देते हैं यहां पर अभी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट ई बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या है? तो बच्चों ई आ गया 1 सेंटीमीटर। हम जानते हैं ई की वैल्यू 0.6 आर होती है। ई की वैल्यू इसी को बराबर कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 0.6 आर को डायमीटर अपॉन 2, और दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 0.3 इधर, तो 1 अपॉन 0.3, यानी 10 अपॉन 3 विच इज 3.33 सेंटीमीटर। ये पहले वाले का आंसर आ गया है बेटा। अब देखते हैं आगे क्या पूछा था। पूछा था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की कुछ कहानी थी। तो वन एंड ऑफ द ट्यूब इज नाउ क्लोज, कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस निकालनी है। नाउ पाइप इज क्लोज्ड, नाउ फॉर क्लोज्ड पाइप, इसके लिए एंड करेक्शन क्या होता है? लेमडा बाई 4, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाता है L प्लस ई। ये क्लोज्ड पाइप हो गया। ये देखिए मिनिमम जो रेजोनेंट वाली फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज L एंड दिस इज E। तो लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू L प्लस ई। L कितना है? 48 सेंटीमीटर, और E 1 निकाला है विच इज 49 सेंटीमीटर। तो लेमडा कितना आ गया? 4 इंटू 49 विच इज 196 सेंटीमीटर, 1.96 मीटर। हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी v अपॉन लेमडा। तो v की वैल्यू हो गई 320 और लेमडा है 1.96, तो ये वैल्यू हो गई 163.3 हर्ट्ज। इस पे ये आपका रेजोनेंस होने वाला है। तो ये एक और है, क्योंकि सवाल पढ़िए, देखिए यही चीज पूछी थी कि कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब फंडामेंटल मोड ऑफ रेजोनेंस फॉर द ट्यूब। तो फंडामेंटल मोड का मतलब हो गया यही कहानी। तो इसी कहानी को पिक्चर में रख के हमने सॉल्व कर लिया, और हमें दिखाई पड़ा कि फ्रीक्वेंसी जहां पे रेजोनेंस होगा 163.3 है। तो इसको आप नोट कर लें बेटा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, सवाल अच्छा है और आपको क्लैरिटी देगा। ध्यान पूर्वक नोट कीजिए, कैसे भी सवाल आए सब कुछ यहीं से मिलेगा। पूरा सिलेबस कवर्ड हो रहा है, आप नोट कर लें। पूरा सिलेबस कवर्ड है, कुछ भी एक सवाल भी बाहर से नहीं आएगा। नोट कर पाए होंगे आप। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं जैसे पूरी बात आप नोट कर सकें। ये देखिए पूरा आप इसको नोट कर लीजिए। इट इज अ गुड क्वेश्चन और आपको किसी भी हालत में मजबूती प्रदान करेगा। अभी आ जाता है अपने का 3 क्वेश्चन चैलेंज का टाइम। तो यहां पर जैसा लिखा है, पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर पोस्ट कीजिए। पूरे डिटेल्ड आंसर के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आंसर मैं पोस्ट कर देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं हट जाता हूं, 5 सेकंड का वक्त देता हूं आपको। तो 5 सेकंड में इसको एनालाइज कर लीजिए और देखिए आप क्या आंसर इसका कर पा रहे हैं। 5 सेकंड हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट कीजिएगा। सवाल ना निकले तो जो पढ़ाया है रिफर कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 2 या चैलेंज नंबर 2, इसके लिए भी आप 5 सेकंड ले लीजिए, पॉज कर सकते हैं और पॉज करके सोच सकते हैं कि सवाल कैसे
करना है, इसको भी आप नोट कर पाए होंगे या कर पाए होंगे पॉज करके। फाइनल क्वेश्चन, इसके लिए भी आप 5 सेकंड्स आप ले लीजिए और करने की कोशिश कीजिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए। तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देख के न्यूमेरिकल निकल जाएं, तो आप झट से अरविंद एकेडमी नीट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आया होगा तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। सब कुछ यहीं से आएगा, पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, और वो भी इजीएस्ट भाषा में। और इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।